बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिस्प्लेसमेंट मेथड अप्लाई टू रिजिड फ्रेम्स। बीम्स का हमने डिस्कस कर लिया है कि बीम्स में कैसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड अप्लाई करते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर्स की बात की थी, तो बीम में हमने जो आइडेंटिफाई किए थे डिस्प्लेसमेंट मेजर्स, टोटल हमने कहा था कुछ उसमें रोटेशंस होंगी, कुछ उसमें ट्रांसलेशन होंगी। पर नोड हमारे पास एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन थी। आमतौर पर आपने देखा कि जो ट्रांसलेशंस हैं वो या तो बिल्कुल प्रिवेंटेड होती थी, सपोर्ट होती थी, और वो अनयील्डिंग सपोर्ट होती थी, और उस वजह से वहाँ पे ज़ीरो ट्रांसलेशन होती थी सपोर्ट की जगह पे। या फिर ये अगर कोई सपोर्ट सेटलमेंट होती थी तो वो हमें वैल्यू पता होती थी, यानी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ सेटलमेंट हमें पता होती थी। तो इस तरह से जब हमारी अननोन्स को हम काउंट करते थे तो उसके अंदर से कोई उसमें सिर्फ रोटेशंस आती थी, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट में कोई लीनियर जो ट्रांसलेशन है वो कोई अननोन हमारे पास वेरिएबल नहीं बनता। हमारी इक्वेशंस जो होती थी जिनको हम सॉल्व करते थे उसमें सिर्फ रोटेशंस को डील करना पड़ता था, इसलिए कि जो ट्रांसलेशंस होती थी वो या तो सपोर्ट्स की वजह से प्रिवेंटेड होती थी, या अगर कोई सपोर्ट सेटलमेंट होती थी तो वो हमें प्रिस्क्राइब्ड होती थी। इस वजह से हमें उसके बारे में वरी नहीं होना पड़ता था, और वो हमारे अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स के अंदर काउंट नहीं होती थी। रिजिड फ्रेम्स में रिजिड फ्रेम्स ऐसे फ्रेम्स को कहते हैं जिनका कनेक्शन जो है वो रिजिड हो, यानी जो मोमेंट को भी ट्रांसफ़र कर सकता हो, जो शेयर को भी ट्रांसफ़र करे और एक्सियल को भी ट्रांसफ़र करे, यानी सारे जो मेंबर्स हैं वो जॉइंट्स के ऊपर रिजिडली कनेक्टेड हों। उसमें फ्रेम्स के अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको दिखाऊं, फ्रेम्स में थोड़ा सा एक और चीज़ आ जाती है कि फ्रेम्स में पॉसिबिलिटी आ जाती है पूरे फ्रेम की एज अ होल जो है वो लेटरली मूव करने की। मसलन अगर ये लोड लगेगा तो ये बी और सी पॉइंट लेटरल लोड फ्रेम पे लग सकता है विंड लोड की वजह से या अर्थक्वेक लोडिंग की वजह से, तो ये जो फ्रेम है ये लेटरली मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं साइड स्वे। यानी साइड स्वे का मतलब ये है कि बेस जो है वो प्रिवेंटेड है फ्रॉम मूवमेंट, और जो अपर साइड है वो विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम साइड लेटरली मूव करे, तो उसको हम कहते हैं साइड स्वे। तो ये मेंबर ये लोड लगने की वजह से ये फ्रेम साइड स्वे पॉसिबली कर सकता है। अब साइड स्वे होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं, यानी सपोर्ट कंडीशंस हमारी किस तरह की हैं फ्रेम की, और लोडिंग कैसी लगाएगी। मसलन ये फर्स्ट फ्रेम में चूँकि ये साइड स्वे प्रिवेंटेड होगा, इसलिए चाहे लेटरल लोड लग भी रहा है तब भी ये साइड स्वे प्रिवेंट किया गया है विद हेल्प ऑफ दीज सपोर्ट्स, तो इसलिए ये साइड स्वे नहीं करेगा। इस के अंदर हमने यहाँ पे कोई सपोर्ट तो नहीं लगाए हुए साइड स्वे को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन ये फ्रेम बिल्कुल एक सिमेट्रिकल फ्रेम है। ठीक है जी, ये इसका आई वैल्यू, इसकी भी आई वैल्यू सेम है, सारा मटेरियल भी एक जैसा है, और ये हाइट्स भी इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हाइट्स हैं, और ऊपर जो लोडिंग है वो भी सिमेट्रिकली अप्लाई की गई है। तो अब ये सिमेट्रिकल फ्रेम के ऊपर सिमेट्रिकल लोडिंग लगाने से इसके अंदर भी साइड स्वे प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस फ्रेम को देखें, जो कि ऑल्दो फ्रेम भी हमारा अनसिमेट्रिकल है और कोई प्रिवेंट भी नहीं कर रहे हम साइड स्वे को किसी सपोर्ट के थ्रू, और ये लोड लगने की वजह से डेफिनेटली साइड स्वे होगा, यानी ये जो एंड है नोड है ये इस तरफ आएगा और ये नोड आगे जाएगा। अच्छा, प्लस इसको अगर आप देखें डी में, इसमें भी साइड स्वे होगा, ऑल्दो फ्रेम सिमेट्रिकल ऑलमोस्ट लग रहा है, और लेकिन लोडिंग जो है वो अनसिमेट्रिकल है, इस वजह से इसके अंदर भी साइड स्वे होगा। ये इस फ्रेम में डेफिनेटली साइड स्वे होगा। अब साइड स्वे होने से होगा क्या कि हमारी मसलन अगर इसको देख लिया जाए, इसमें ये होगा कि ये नोड जब आगे राइटवर्ड मूव करेगा तो हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के अंदर जो एक टर्म होती है जिसको हमने VB माइनस VA ओवर L, या जिसको हमने बाद में कॉर्ड रोटेशन CHORD कॉर्ड रोटेशन रिप्रेजेंटेड बाय रो से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, वो रोटेशन प्रोड्यूस होगी। कॉर्ड रोटेशन का क्या मतलब है, अगर डिफ्लेक्टेड शेप में दोनों एंड्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाए तो उस स्ट्रेट लाइन का एंगल विद द अनडिफॉर्म पोजीशन। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं कॉर्ड रोटेशन। बहरहाल आगे जाके फर्दर आप एग्जाम्पल में देख लेंगे हम कैसे इसको वर्कआउट करते हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि समरी ये है कि एक रोटेशंस के अलावा भी हमारे पास कुछ अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स इसके अंदर हमारी इक्वेशंस में आते हैं, जिनको हमें हैंडल करना पड़ेगा। सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। ये मसलन एक फ्रेम है
और इसके ऊपर ये इधर से लेटरल लोडिंग लग रही है और ये ग्रेविटी लोडिंग कुछ पार्ट के ऊपर लग रही है। ये I1, I2, I3 आपको गिवन है। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ये P1 और P2 दो, ये वाले भी दो लेटरल लोड्स हैं, यानी एक तो ये लेटरल लोड है और एक ये P1 और P2 भी लेटरल लोड्स लग रहे हैं। बाकी कुछ डायमेंशंस आपको गिवन है H1, H2 एंड ये L है। बाकी A, B, C और D ये पॉइंट्स हैं। आपने इसको एनालाइज करना है यूजिंग स्लोप रिफ्लेक्शन मेथड। आप कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर आप इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखें, जस्ट ये डिफ्लेक्टेड शेप हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। अब अगर आप देखें तो ये डेल्टा, एक तो यहाँ पे होगा ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे रोटेशन होगी, यानी रोटेशन का मतलब है सेक्शन, क्रॉस सेक्शन की रोटेशन। यहाँ पे यानी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट का सर्टेन एंगल बनेगा विद हॉरिजॉन्टल, जिसको हम थीटा बी कहेंगे, या इस जगह जो एंगल बनेगा इसका एंगल विद दी अनडिफॉर्म पोजीशन यानी वर्टिकल के साथ। ये जो सेक्शन का जो रोटेशन है वो और चीज़ है, क्रॉस सेक्शन की रोटेशन। वो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू दी डिफ्लेक्टेड शेप और उसके ऊपर उसका एंगल देखते हैं विद दी अनडिफॉर्म पोजीशन। तो रिजिड कनेक्शन का मतलब ये है कि ये जो एंगल बनेगा इस टेंजेंट का, यानी इस हॉरिजॉन्टल मेंबर को अगर आप देखें तो इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी, इसका यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो जो एंगल जिसको हम थीटा बी कह सकते हैं वही एंगल हमारा बनेगा जब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका विद वर्टिकल हम एंगल देखेंगे। और इट्स ये तो खैर थीटा बी हमने बताना था कि यहाँ पे एक अननोन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेजर है वो रोटेशन एट दिस क्रॉस सेक्शनल रोटेशन है एट पॉइंट बी, एट नोड बी। इसी तरह से सी के ऊपर एक क्रॉस सेक्शनल रोटेशन है जिसको हमें थीटा सी कहा हुआ है। तो थीटा बी और थीटा सी तो डेफिनेटली हम अननोन्स होंगी, लेकिन एक एडिशनल अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर हमें हैंडल करना पड़ेगा। अगर हम ये जो बी सी मेंबर है इसकी एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर दें, यानी हम एज्यूम कर दें कि लोड लगने की वजह से इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, तो जितनी अमाउंट से ये बी पॉइंट लोड लगने की वजह से जितनी अमाउंट से ये बी पॉइंट राइटवर्ड मूव करता है उतनी ही अमाउंट से सी पॉइंट और आगे राइटवर्ड मूव करे, यानी सेम अमाउंट डेल्टा और डेल्टा अमाउंट से हमारे दोनों पॉइंट्स लेटरली डिस्प्लेस होंगे। सो उस वजह से यानी एक जो हमारा अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर है वो डेल्टा भी होगा। सो ये मैं अब इसके हम वर्कआउट कैसे करेंगे? ये दो इक्वेशंस हमारे नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारी उसी तरह से रहेंगी जिस तरह से हमने पहले वर्कआउट किया है, यानी नोड की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, उसमें दो मोमेंट्स आएंगे, MPA MBC यहाँ पर आएंगे और MCB और MCD यहाँ पर आएंगे। सो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं MPA MBC और MCB और MCD। ये तो आपका यूजुअल प्रोसीजर है, बट एक एडिशनल आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे जिसका ताल्लुक, अच्छा एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से पहले मैं आपके सामने ये डायरेक्शंस को डिस्कस कर दूं कि जब बीम की हम बात कर रहे थे तो बीम में हमने कहा था भाई ये हमारा x है और ये y है, ठीक है जी, यानी y के अलॉन्ग हमने कुछ जो ट्रांसलेटरल, जिसको हमने ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट कहा था, ट्रांसवर्स ट्रांसलेशन जिसको हमने कहा था ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे उसको हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया था। वो स्मॉल v बेसिकली क्या था, उस जो मेंबर की बीम हमारा जैसे पहले होता था सिर्फ बीम होता था, उसमें जो हमारा ये वाली डायरेक्शन होती थी अलोंग पॉजिटिव y हमने एक एज्यूम किया होता था, यानी इस वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर हमने जो ट्रांसलेशन होती थी उसको लेटरल ट्रांसवर्स ट्रांसलेशन कह लिया, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हमने उसका नाम दिया, स्मॉल v से हमने रिप्रेजेंट किया था, इफ यू कैन रिकॉल। तो यहाँ पर भी हमारे पास बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये तो आपसे फेमिलियर है इसके साथ, लेकिन इसके अंदर हम किस ट्रांसलेशन को ट्रांसवर्स यानी किस डायरेक्शन में लेंगे, स्मॉल v जो यहाँ पे वर्टिकल ले रहे थे, यहाँ पे हमें जो हमारी ट्रांसवर्स डायरेक्शन बनेगी फॉर दिस मेंबर वो ये वाली डायरेक्शन बनेगी, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है मेंबर का उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन बनती है दैट इज वेयर दिस स्मॉल v इज डायरेक्टेड, ठीक है जी। हमारे जो लीनियर ट्रांसलेशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर है, यानी जिसको हम ट्रांसलेशन कह रहे थे, तो वो हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरह इस मेंबर के लिए भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हैं, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर है, यानी लेटरल जो हमारी या ट्रांसवर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके अलोंग होगी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दिस मेंबर।
अब रही ये बात कि इस केस में तो हमने कहा था भाई ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए, जैसे बीम के लिए हमने डिस्कस किया था, तो ये तो उसी तरह से रहेगा। और हमने डिफाइन किया था कि थीटा विल बी काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यानी हम अगर राइट एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दें, एक्स एक्सिस को चूज कर लें, तो हमने काउंटर क्लॉकवाइज जाना है 90 डिग्री, और ये हमारा वाई एक्सिस बन जाएगा। दिस इज हाउ आवर एक्सिस वाज डिफाइंड। इस मेंबर के लिए अब हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ए से बी की तरफ डायरेक्टेड डिफाइन कर लिया है। तो इसका अगर पॉजिटिव एक्स हमारा रनिंग फ्रॉम ए टू बी है, तो ए टू बी हमारा अगर पॉजिटिव एक्स है, अब हमने जैसे पहले किया था पॉजिटिव एक्स से 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव वाई आएगा। सेम अप्लाइज टू दिस मेंबर एक्स, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा पॉजिटिव वाई बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अब इस मेंबर के लिए हमने पॉजिटिव एक्स डिफाइन किया रनिंग फ्रॉम सी टू डी, ये सो नाउ वी विल डिफाइन आवर पॉजिटिव वाई लाइक दिस। यहाँ से आपने स्टार्ट होना है एंड काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाना है, यू विल नाउ दिस विल बी पॉजिटिव वाई। यानी ये डिसाइड करना था ना कि पॉजिटिव वाई हमारा ये वाली डायरेक्शन बनेगी या ये वाली डायरेक्शन बनेगी। तो उसके लिए हमने फर्स्ट डिफाइन और एक्स एक्सिस, ये आर्बिट्रेरी है, एक्स एक्सिस हम चाहे तो इसको भी कह सकते थे, लेकिन अब हमने इसको कह दिया हुआ है, तो इस हमारा पॉजिटिव वाई ये बनेगा। दिस इज हाउ यू विल, ये इसलिए हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है कि हमें ये जो एंड एक्शंस हैं, मतलब ये मेंबर है, जैसे इसका एंड एक्शन, जैसे मोमेंट तो कोई मसला नहीं, मोमेंट तो हमारा इस मेंबर के ऊपर भी काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ भी वो तो काउंटर क्लॉकवाइज, वो तो उसका तो एक ही वे है अब हमारे पास अभी डिफाइन करने का, यानी काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो इससे ताल्लुक नहीं रखता कि मेंबर हमारा एक्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। लेकिन जो हमारी ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है, ट्रांसवर्स टू अ गिवन मेंबर, ठीक है, मेंबर के रिस्पेक्ट से जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है, उसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है कि हम उस मेंबर के लिए लोकल एक्स एक्सिस डिफाइन करें, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करें, और फिर उस, क्योंकि वो जो एंड एक्शन है बेसिकली उस मेंबर के लिहाज से डिफाइंड है, ठीक है जी। सो अब हमारी इस साइन कन्वेंशन के मुताबिक जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस फ्री बॉडी डायग्राम को नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम है एवी मेंबर की, जिसमें हमने ये लोडिंग शो कर दी है, और अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट सी दैट P1 अप्लाइड ओवर हियर। P1 भी था लेकिन वो आई थिंक मिसिंग है यहाँ पे इसके अंदर। If I can confirm that ये I'm sorry, P1 is acting directly at the joint, not to the member, so इसलिए वो इस फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं आएगा। ओके, सो ये मेंबर आपने ड्रॉ किया, लोडिंग आपने शो कर दी है। नाउ यू विल शो द एंड एक्शंस। अब यहाँ पे जो एंड एक्शंस हैं, ये एक्सियल फोर्स, ये शेयर और ये मोमेंट, इनके जो यहाँ पे जो आपका ये जो आपने इस अपवर्ड क्यों शो किया, हमने इसको अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स शो करना था। ये VAB लेफ्टवर्ड क्यों शो किए, हमने इसको अलॉन्ग पॉजिटिव वाई शो करना था। हमने लेफ्टवर्ड पॉजिटिव वाई लिया हुआ है, इसलिए हमने VAB को लेफ्टवर्ड पॉजिटिव शो कर दिया। सेम गोज ओवर हियर, ठीक है जी। ये अभी साइन कन्वेंशन के मुताबिक इनकी डायरेक्शंस शो कर दी हैं। बाद में जो वैल्यूज बन जाएंगी बेस्ड ऑन देयर फाइनल अलजेब्रिक साइंस, फिर हम करेक्शन कर देंगे, बट दिस इज हाउ वी स्टार्ट विद, दिस इज आवर साइन कन्वेंशन। इसी तरह से इस मेंबर के लिए यू आर ऑलरेडी फेमिलियर कि ये हमारी साइन कन्वेंशन है। अब हमने इसके अंदर FBC, आल्दो इसमें FBC के साथ डायरेक्टली हमारा इक्वेशंस में कंसर्न नहीं है, बट शो आपने करना है तो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी तरह से VBC को अलॉन्ग पॉजिटिव वाई, एंड MBC इज अलॉन्ग पॉजिटिव विच इज काउंटर क्लॉकवाइज। सेम गोज ऑन दिस साइड। इस मेंबर के लिए हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस रनिंग फ्रॉम C to D था ये, तो FCD एंड FDC बोथ विल बी डायरेक्टली अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हर मेंबर का अपना लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सिमिलरली VCD is along positive y, VDC is along positive y, and same you see over here, MCD and MDC both are directed along a positive sense of moment which is counterclockwise. So ये हमने सेंस को लाजमी डिफाइन करना होता है जब हमने मेंबर्स हमारे डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट ओरिएंटेशंस में हो, कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर है, कोई वर्टिकल मेंबर है, तो ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम सारे मेंबर्स के लिए वर्कआउट नहीं करेगा, हर मेंबर का अपना लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। नाउ कमिंग बैक टू दी सोल्यूशन प्रोसेस, आपने अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ था, थीटा बी एंड थीटा सी आर दी रोटेशनल अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स, और एक हमारे पास लीनियर यानी ट्रांसलेशन है वो डेल्टा है। उस जो थीटा बी और थीटा सी की वजह से तो आपको यू हैव रिटन द नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एट नोड बी एंड नोड सी, और ये इक्वेशंस हैं, इसमें ये दो टर्म्स आएंगी। नाउ वी हैव 3 अननोन डिस्प्लेसमेंट मेजर्स, थीटा बी, थीटा सी, एंड एडिशनल वन इज डेल्टा। सो विद दीज 2 इक्वेशंस we won't be able to find out 3 unknowns, so we actually need
one more additional one more equilibrium equation which will be based on free body diagram for the entire frame. If you draw free body diagram for the entire frame, ऑलराइट, पूरी फ्रेम ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके ऊपर यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं तीनों को शो कर लेंगे, यहाँ को शो कर देंगे और जो जितनी लोडिंग है वो शो कर देंगे। उस पूरी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फ्रेम के ऊपर हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जब करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे जो एंड एक्शन है, ये रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं या एंड एक्शन भी, यही एक ही वैल्यू बनेगी। यहाँ पे जो एंड एक्शन बनेगा जिसको हम VAB कहेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, VAB, और उसकी पॉजिटिव सेंस ये है, ठीक है। सो अगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर सकूं इसको, या आई थिंक इट इज ओवर हियर, ये पूरी फ्री बॉडी डायग्राम है मेंबर की, लेकिन इसके अंदर आपको, या दिस इज ओके, VAB एंड VDC, ठीक है जी। ये आपके पास एंड एक्शंस आएंगे इसमें, यहाँ पे VAB आएगा, यहाँ पे VDC आएगा, और बाकी कुछ अप्लाइड जो लोडिंग है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, एक ये P1 है और एक ये P2 है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी, उसमें समेशन fx इक्वल टू 0, अगर हम राइट वर्ड पॉजिटिव लें तो ये माइनस VAB इसलिए कि ये हम राइट वर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, ये तो ये लेफ्ट वर्ड हम जा रहा है, ठीक है जी, इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। और व्हाट नेक्स्ट, VDC with a positive sign is because this is the right word, प्लस समेशन fx। अब हमें इसको लंप करके एक वैल्यू में लिख दिया, जितनी भी एक्सटर्नली जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है उनका सम ऑन द इंटायर फ्रेम इक्वल टू 0। आई एम सॉरी। सो ये आपके पास तीसरी इक्वेशन भी आ गई है। नाउ हाउ वुड यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, ठीक है जी। द लेटर इक्वेशन इज एसोसिएटेड विद साइड्स वे। हमने राइट वर्ड क्यों लिया? राइट वर्ड इसलिए कि हमारा जो डेल्टा था दैट वाज अ राइट वर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने पूरी फ्रेम के लिए राइट वर्ड जो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, यानी राइट वर्ड से कह रहा हूँ, ये डेल्टा हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेजर है, तो इसलिए हमने समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फॉर द एंटायर फ्रेम कंसीडर कर लिया। अब इसके अंदर VAB और VDC, लेकिन इनका तो आपको पता है कि MBA, MBC and MCD and MCB and MCD, these end moments can be, you can easily write them in terms of the unknown displacement measures जितने भी हमारे पास। इसी तरह से आप VAB and VDC, ये भी एंड एक्शंस हैं, इनको भी हम इन टर्म्स ऑफ unknown displacement measures लिखेंगे। let's see how we proceed। अच्छा, अब हमारे पास, अब हम ये एंड मोमेंट्स लिख रहे हैं, एंड मोमेंट्स MAB, MBA, MBC एंड MCB, इसी तरह MCD एंड MDC, ये एंड मोमेंट्स लिख दिए। दो हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, तीनों मेंबर्स के लिए 2 एंड मोमेंट्स हैं, तो दो एंड मोमेंट्स हैं, तो टोटल 6 एंड मोमेंट्स की इक्वेशन। और इसी तरह VAB एंड VDC की हमने इक्वेशन लिख ली। इनकी इक्वेशन इसलिए लिख ली, बाकी शेयर बाकी जो एंड शेयर्स हैं उनकी इक्वेशन इसलिए नहीं लिखी कि वो हमारी जो सोल्यूशन है उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हम जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख चुके हैं उसके अंदर, आई एम सॉरी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हम लिख चुके हैं उसके अंदर सिर्फ VAB और VDC आ रहा है, तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत थी। बाकी वैसे ये जो है इनकी भी सिर्फ ये 4 भी लिखे जाएँ तब भी हम हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो अब ये जो आपको इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, ये वही जनरल इक्वेशंस हैं, स्टैंडर्ड जो हमारी सोप-स्टोक्स रिफ्लेक्शन इक्वेशंस हैं 10.12 के अंदर जो हमारे डिराइव हो चुकी है, उनके अंदर जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई हैं। कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है? मसलन ये वाली वैल्यू थी, यहाँ पे असल में लिखा था 2θA प्लस θB। अब θA क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज θA इज 0, फिक्स एंड है ना A के ऊपर। इसी तरह से फिर आगे -3, और ये आपको माइनस डेल्टा और H1 क्यों नज़र आ रहा है? बिकॉज अगर आप यहाँ पे रिकॉल कर सके तो वो यहाँ पे टर्म जो थी वो माइनस, जनरल हमारा फार्मूले में लिखा था -3 VB माइनस VA ओवर L। अब यहाँ पे VB का मतलब है ये जो हमारा दूसरा वाला एंड है, ये वाला एंड, इस एंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट एट दिस एंड डिवाइडेड बाई L, ठीक है, VB माइनस VA ओवर L, ये हमारा जनरल फार्मूला था। अब ये वाले जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस डायरेक्शन में है, जबकि हमारा पॉजिटिव y इस डायरेक्शन में है, इसलिए ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है VB जिसको नाम दिया हुआ था दैट इज माइनस डेल्टा, ठीक है, माइनस डेल्टा VB माइनस VA में VB इज माइनस डेल्टा, माइनस VA लिखना था आगे, तो VA इज 0, यहाँ पे तो कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, सो दिस इज 0, और ये वाली टर्म चूंकि
माइनस के साथ आएगा बिकॉज इज अपोजिट अवर लोकल वाई एक्सिस, इसलिए ये आपको इक्वेशन के अंदर यहाँ पे इस इक्वेशन में ये माइनस का साइन नजर आ रहा है। ये वाला माइनस तो फार्मूले वाला माइनस है, ठीक है। लेंथ वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे h1 आएगा, ये फिक्स एंड मोमेंट एट बी। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन द रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है जी। सो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द एंड मोमेंट्स एंड shear forces in these equations, ठीक है जी। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे यू विल सी दैट दीज आर इन टर्म्स ऑफ थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा, ठीक है जी। सो सॉल्व दीज थ्री इक्वेशंस फॉर थ्री अननोन्स थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी, आई एम सॉरी, थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा, एंड यू विल बी एबल टू obtain once you have these values theta b, theta c and delta, you can back substitute them into these equations and find out all these end actions. So ये again कुछ discussion है मसलन पोर्टल फ्रेम सिमेट्रिकल लोडिंग की, और फिर इसी तरह से पोर्टल फ्रेम्स एंटी सिमेट्रिकल लोडिंग की। So इसको आप देख लीजिएगा, I'm not going to spend any more time on them क्योंकि ये हम पहले भी इस तरह की discussions हो चुकी हैं, and I will take you directly to this numerical problem. फर्स्ट प्रॉब्लम में अंदर हमने वो प्रॉब्लम उठाई जिसमें फ्रेम के अंदर कोई साइड्स वे नहीं है बिकॉज ऑफ दीज पिन सपोर्ट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ए सी एंड डी, और ये इसके ऊपर लोडिंग लग रही है 3i, इसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, इसका कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ i है, बाकी ये डिस्टेंसेज आपको गिवन है, स्पैन्स वगैरह। यहाँ पे लोडिंग 40 किलोन्यूटन है, दिस 30 किलोन्यूटन मीटर इज अप्लाई डायरेक्टली टू दिस जॉइंट, ये 3.6 मीटर हाई है। आपने क्या करना है, एंड एक्शंस निकालने हैं सारे मेंबर्स के लिए। नाउ स्टार्टिंग विद फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, इस मेंबर के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट 0 है, इस मेंबर के लिए भी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स दोनों 0 हैं, इस मेंबर के लिए भी नीड टू कैलकुलेट, और उसके लिए आप टेबल पे जाएंगे एंड यू विल कैलकुलेट दीज वैल्यूज, ठीक है जी। मॉडिफाइड। नाउ नेक्स्ट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आपके पास आ गई हैं। नाउ डू यू सी दैट this in this AB span, in this AB segment, this A is a pin support. Similarly, in this BD span, this D is a pin support, and this BC span, this C is an end roller. So and hinge or and pin support. इस वजह से हम हमारी जो मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस है उनको हम यहाँ पे बड़ा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वैसे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास थीटा A, थीटा D, थीटा C और प्लस थीटा B, ये चार अननोन्स बनती हैं, तो हमें चार इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस की मदद से हमने तीन जो नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं उनको डायरेक्टली पहले ही यूज़ करके वर्कआउट किया हुआ है, तो लिहाजा अभी हमें सिर्फ एक नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट बी कंसिडर करनी पड़ेगी जिसके अंदर तीन मोमेंट्स आएंगे, एक MBD, एक MBA और एक MBC, और ये प्लस एक बाहर से लगने वाला मोमेंट ये इसमें आएगा। सो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। लुक एट दिस, मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं ड्यू टू दी मोमेंट रिलीजेस। मोमेंट रिलीज का मतलब है पिन है या रोलर है वहाँ पे एट A, C एंड D, और उन एंड्स के ऊपर ये मोमेंट 0 है बिकॉज ऑफ पिन्स, और ये हमारे पास जिनकी मैं बात कर रहा था तीन मोमेंट्स होंगे MBA, MBD एंड MBC। ये हमने इक्वेशंस लिख लिए हैं एंड बेस्ड ऑन देम वी हैव बीन एबल टू, आई एम सॉरी, ये हम इक्वेशंस हमने लिख लिए हैं, वैल्यूज पुट कर दिए हैं। ये इक्वेशंस जनरल इक्वेशंस के अंदर डायरेक्टली वैल्यू डाल के आपकी इक्वेशंस दिखाई गई है। सो वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें VB और VA यानी कोई कॉर्ड रोटेशन नहीं हो रही है, सो जस्ट पुट दीज वैल्यूज। ऑल दीज इक्वेशंस ऑल दीज आर इन टर्म्स ऑफ थीटा B। जब आप मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर करेंगे एट B, नोडल मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और यहाँ ये इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे फ्रॉम दीज इक्वेशंस, यू विल सी that you are getting the value of theta B. Now final bending moments at B would be यही EI theta B की वैल्यू अगर आप यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो ये MBA, MBD and MBC will be directly determined, और ये वैल्यूज आ जाएंगी। माइनस साइन का मतलब है दिस इज क्लॉकवाइज, इस अगेन पॉजिटिव साइन का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज, एंड दिस अब ये साइंस के मुताबिक आप शो कर देंगे। ये एंड एक्शंस एंड शीयर जो है वो आप स्टैटिक्स से रिएक्शंस निकाल सकते हैं, स्टैटिक्स से निकाल सकते हैं, और ये आप डायरेक्टली रिएक्शंस आपको नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्रेम विद साइड्स वे। इसमें आप यहाँ पे 6 स्किप लोड लग रहा है, और ये लोडिंग जो है बाकी तो सिमेट्रिकल है बाकी, लेकिन ये है कि बस ये 6 स्किप लोड लगने की वजह से अब ये चूंकि प्रिवेंटेड भी नहीं है, अनसिमेट्रिकल लोडिंग लग रही है। फ्रेम सिमेट्रिकल है लेकिन लोडिंग अनसिमेट्रिकल है, सो दिस इज हाउ इट विल प्रोड्यूस साइड्स वे इन द फ्रेम। So what are you supposed to do? You are supposed to determine the end actions. Again starting with the fixed end moments, सिर्फ BC के लिए fixed end moments कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और वो आपको इस टेबल में इस रेलेवेंट केस में जाना पड़ेगा। You will be able to work them out.
और देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग बिफोर सॉल्विंग लाइक दिस। अब इसमें कॉर्ड रोटेशंस होंगी। कॉर्ड रोटेशन का क्या मतलब है, अगर हम इस डिफ्लेक्टेड शेप के दो एंड्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, उस स्ट्रेट लाइन का एंगल विद ओरिजिनल अनडिफाउंड पोजीशन ए बी लाइन के साथ, दिस इज कॉर्ड रोटेशन फॉर अ मेंबर। ठीक है जी। सो ये आप रो ए बी chord rotation of AB member will be same as chord rotation of CD member because we are neglecting axial deformation in BC member. So both of them will be equal to minus delta over 10। ठीक है कि minus delta over 10 की रीजन आप समझ सकते हैं। वैसे इसको दो तरह से आप व्यू कर सकते हैं। chord rotation का मतलब है उसका स्लोप, यानी this vertical divided by this horizontal delta over 10, या और फिर वो स्लोप का जो एंगल है, यानी वो जो एंगल बनेगा कॉर्ड का विद द ओरिजिनल पोजीशन, अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज है यू विल टेक इट पॉजिटिव, अगर वो क्लॉकवाइज है यू विल टेक इट नेगेटिव। अब ये एंगल क्लॉकवाइज बनेगा, इसका जो एंगल बनेगा विद वर्टिकल रेफरेंस ऑफ, अगर वर्टिकल लें और आप यहाँ से ऐसे एंगल ड्रॉ करें, दिस विल बी अ क्लॉकवाइज एंगल, सो जिससे ये माइनस साइन आप समझ सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसके लिए जब हमने कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेंबर द डिस्कशन, -3VB - VA/L ऐसे हमारे फार्मूले में आ रहा था। यानी यहाँ पे लेटरल ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। अब ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, अपोजिट है टू द पॉजिटिव वार्ड। ठीक है, माइनस डेल्टा -0 डिवाइडेड बाय L, ये वाला 0 है ना, ये वाला माइनस डेल्टा, सो माइनस डेल्टा और ये वाला -0 डिवाइडेड बाय this 10 feet. So this is how you can see them. इसकी chord rotation 0 है, although इसकी shape deflected है, but अगर आप दोनों ends को join कर दें, deflected shape के दोनों ends को join कर दें, you end up same straight line which coincides, which overlaps with the original position, so angle इसका 0 बनेगा। अब बस आपके पास chord rotations हैं, now you just put the values using जहाँ modified equation है वहाँ modified use करते जाएं, and end moments की equation आप लिख सकेंगे। इसके अंदर डेल्टा, आई एम सॉरी, ये आपके पास मॉडिफाइड की, ये आपके पास मोमेंट एंड मोमेंट्स की इक्वेशंस आ गई हैं। और नेक्स्ट आपने इसमें 3 अननोन्स हैं, थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा। और अब आपको 3 नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, 2 नोडल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको चाहिए होंगी और एक और इक्वेशन आपको चाहिए होगी। तो ये हमने ऑलरेडी कुछ एंड एक्शंस शेयर के लिहाज से भी लिख दिए, क्योंकि ये हमारी इक्वेशंस में आगे जाके यूज़ होने लगी। लेट मी शो यू, बी और सी के ऊपर तो नोडल मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ये प्रोसेस आप समझ सकते हैं। समिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फॉर द एंटायर फ्रेम लीड्स टू एन एडिशनल इक्वेशन। ठीक है जी, ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं। इफ यू सम अप द एंटायर फ्री बॉडी डायग्राम पूरी फ्रेम की ड्रॉ करते हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 कंसीडर कर लें, एंड देन यू कैन इजीली राइट डाउन दिस इक्वेशन। इसमें अब VAB और VDC की वैल्यूज आप ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए हमने इनको ऑलरेडी पहले से लिख दिया है। अब ये इक्वेशन कहाँ से लिखी है हमने, इस जगह से लिखी है। अगर आप यहाँ पे मसलन अबाउट समेशन मोमेंट अबाउट B कंसिडर कर दें, ठीक है, इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए, तो आप ये इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। इसी तरह इसके लिए अगर आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट C कंसिडर कर दें, तो आप ये इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। सो अब आप ये VAB और VDC जो है, these will be in terms of these moments MBA and MCD, और these MBA and MCD are in terms of theta B, theta C and delta. So that's why you will be ending up with sorry, not with respect to delta, theta B और theta C की फॉर्म में होंगी। So अब हमारे पास 2 इक्वेशंस ये थी और एक एडिशनल ये इक्वेशन बन गई है। Now with 3 equations you can solve them simultaneously for 3 unknowns, theta B, theta C and delta। और बाकी जब इनकी वैल्यूज दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे into these equations, then you will be able to determine these values। आप यही आपने डायग्राम्स के ऊपर शो कर देनी है, फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ द मेंबर्स, एंड देन होल फ्रेम के ऊपर आप डायरेक्शंस के तौर पे आप इनको शो कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन टू रिजिड फ्रेम्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।